हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों पर जो कि नक्शों के आधार पर हमें देखनी चाहिए और साथ ही उन सवालों को भी देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि नक्शों पर देखना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि हमें मैप देखे जाने की डिमांड होती है कि हमने उन नक्शों को एक बार देखा, उन स्थानों को देखा हो जहां पर वह स्थान है। कई बार देशों के नाम भी हो सकते हैं और उन जगहों के भी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पिछले सेशन में आपको दिए गए अभ्यास प्रश्न से। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि पूर्ववर्ती नदी उन नदियों को कहा जाता है जो किसी उत्थित भूमि को काटकर अपने प्रवाह मार्ग को कायम रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, काली और सतलुज। आप में से कई लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी दरअसल वो नदियां होती हैं जो किसी भूमि को काट करके बन रही होती है, खासतौर से ऐसी भूमि जहां पर किसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए आप हिमालय का उदाहरण ले सकते हैं कि हिमालय श्रृंखला जब बन रही थी तो भूमि उत्थित हो रही थी, यानी जमीन से ऊपर की ओर उठ रही थी। तो नदियां उस रास्ते को काट करके आगे की ओर बढ़ी, ना कि उन्होंने अपना रास्ता बदला। तो इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण होंगी? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, काली है और सतलुज है। यानी ये चारों ही नदियां इसका उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी उत्तर दिया है वो लोग बधाई के हकदार हैं। बाकी जिन्होंने नहीं दिया वो एक बार देख लेंगे और आने वाले समय में सही उत्तरों को मार्क करेंगे। तो इंडस नदी या सिंधु नदी कहें, वो यहाँ से तिब्बत से निकलती है और कुछ इस तरह से बढ़ती हुई पाकिस्तान से आगे जाती है। सतलुज नदी का भी आपको मालूम है कि तिब्बत की भूमि से ही, राकस ताल के पास से ही इसका निकलना होता है, उद्गम है। और काली नदी यहाँ नेपाल के पास से गुजरती है और भारत नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है असम में बहती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए आगे चली जाती है। चारों ही इसका उदाहरण है, तभी उत्तर सही है। अब अगला सवाल और अगली खबर। हाल ही में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति में कमी आ सकती है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सऊदी अरब 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। दूसरा, रूस से स्थल मार्ग से होते हुए सऊदी अरब पहुंचने के लिए न्यूनतम 3 देशों से गुजरना पड़ेगा। ये 2 बातें कह दी गई हैं, आपको इनमें से सही कथन पहचानने हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब नक्शे पर देखेंगे। सऊदी अरब 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है या फिर नहीं? सऊदी अरब आपके सामने है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद इसके लगभग मध्य या फिर कहें कुछ मध्य पूर्व में है। 3 तरफ से घिरा होने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरफ यहाँ से तो घिरा है लाल सागर से, यहाँ पर पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, लेकिन तीसरी तरफ अगर इसको घिरा हुआ देखते तो यहाँ पर 2 देश आ जाते हैं, यमन और ओमान। बाकी इसके उत्तर में अन्य देश पहले से ही मौजूद हैं। तो ये 2 तरफ से केवल घिरा है, 3 तरफ से नहीं घिरा। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा कहता है कि रूस से स्थल मार्ग से होते हुए सऊदी अरब पहुंचने के लिए न्यूनतम हमें 3 देशों से गुजरना होगा। इसको हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो ये है सऊदी अरब। अगर हमें रूस से आना है तो रूस का ये आपको जो पीले रंग से भाग दिख रहा है पूरा रूस है और यहाँ पर उसकी राजधानी मॉस्को है। अब कोई व्यक्ति रूस से न्यूनतम कितने देशों से सऊदी अरब पहुंच सकता है अगर वह स्थल मार्ग से यात्रा करता है? तो यहाँ से आ सकता है वह अजरबैजान वाले रास्ते से। तो रूस से आएगा अजरबैजान, अजरबैजान से ईरान, फिर इराक और फिर सऊदी अरब। तो 3 देश यहाँ मिलेंगे। अगर वह जॉर्जिया से आता है तो भी उसको फिर तुर्की मिलेगा और इराक मिलेगा और इधर जॉर्जिया मिलेगा। तो 3 देश तब भी मिलेंगे। यानी उसके आगे अगर आप देखेंगे तो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन 3 देश न्यूनतम मिल जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अगर हम सऊदी अरब से सटे हुए कुछ देशों को देखें तो सऊदी अरब की सीमा इराक से लगती है, इधर जॉर्डन से लग जाएगी। उसके आगे इधर लाल सागर है, इसके पश्चिम में यमन, ओमान और यूएई, इधर पे कतर और कुवैत। अगर कुछ छूट जाए तो आप मार्क कर लीजिएगा मैप में, क्योंकि ये लोकेशन भी पूछी जा सकते हैं कि इसकी सीमा किन किन देशों से साझा होती है। अगली खबर और अगला सवाल, अपनी ग्रीन इंडस्ट्री का समर्थन और विस्तार करने के लिए 1 फरवरी को यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान का खुलासा किया था। इसका उद्देश्य था लाल फीताशाही में कटौती करना और बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान करना।
इसको लेकर के हमने इन फोकस प्रोग्राम में इसको विस्तार से कवर किया है। अगर आप ग्रीन डील से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो जाकर के उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। हम इससे जुड़ा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध का मतलब क्या है? इंग्लिश में भी पता है आपको, लैंडलॉक। तो लैंडलॉक का मतलब हुआ कि चारों ओर से उसकी जो सीमा है स्थल से घिरी हुई है और किसी अन्य देशों से घिरी हुई हो सकती है, यानी उसके पास किसी भी तरह का खुला हुआ समुद्री तट या फिर कोई भी तट नहीं है। ऑप्शन में है बेलारूस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और हंगरी। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही है। एक एक करके देख लें। तो बेलारूस यहाँ पर है और बेलारूस की सीमा फिर घिरी हुई है रशिया से, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन, यानी ये कहीं से भी समुद्र के तट को नहीं छूता, स्थलबद्ध है। इसी तरह आपको हंगरी दिखेगा और ऑस्ट्रिया भी यहाँ पर स्थलबद्ध है, स्विट्जरलैंड भी स्थलबद्ध है। अब बेल्जियम को अगर देखेंगे तो बेल्जियम के पास यहाँ पर तट है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के पास वाला, तो ये स्थल आबद्ध नहीं है या भू आबद्ध भी इसको कहते हैं। तो चौथा विकल्प यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया था इन देशों का, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन देशों के बारे में हमने पढ़ा होता है, बेल्जियम और नीदरलैंड और फिर फ्रांस, क्योंकि ये वाला बॉर्डर फिर उसके निकट आता है समुद्र के। तो इसमें से चौथा अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन सी इसका उत्तर है, जहां पर बाकी के विकल्प दिए हुए हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ। बीते दिनों लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ग्लेशियरों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन को लेकर लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भूख हड़ताल पर रहे थे। इसको भी हमने कवर किया था कि क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी हैं जो कि चर्चा में हैं, उसमें से काफ़ी सारे विश्लेषण ऐसे हो सकते हैं जो शासन व्यवस्था, संविधान और अन्य चीज़ों को लेकर के हों, लेकिन उसी खबर से कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जो नक्शों पर पूछ दिए जाए, उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इस सेक्शन को अगर आप बाकी पोर्शन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है प्रश्न, लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमनदों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि लद्दाख की जो ज्योग्राफी है अपने आप में बहुत विशेष है और उसकी जो लोकेशन है भारत के लिए बहुत ज़्यादा रणनीतिक है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर। लोकेशन पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन सा ग्लेशियर आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लद्दाख का क्षेत्र है और ये वाला रीजन लद्दाख है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इनका क्रम कैसे है? अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे, पूर्व से पश्चिम, हालांकि प्रश्न में पश्चिम से पूर्व है लेकिन हम देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर से शुरू करके, जो कि कुछ यहाँ पर पड़ता है और इसकी लोकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर है सियाचिन, फिर बाल्तोरो, बियाफो और फिर हिस्पर। उल्टा करेंगे तो हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो और फिर सियाचिन। तो इसका क्रम आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी में, यानी कि पहला है हिस्पार, फिर बियाफो, फिर बाल्तोरो और फिर सियाचिन। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। आप जो मैप लिए हुए होंगे उसमें एक बार इसको जरूर से मार्क कीजिएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे अन्य ग्लेशियर हैं जो प्रश्न से इतर हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है स्कामरी ग्लेशियर, ठीक, यहाँ पे रेमो ग्लेशियर, तो इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, G20 सम्मेलन के एक भाग के रूप में पर्यटन पर कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के कच्छ में आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल हुए प्रतिनिधि हड़प्पा संस्कृति, भूकंप विज्ञान, गुजराती विरासत, संस्कृति, कला से रूबरू हुए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नदियों पर हमें विचार करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। भोगवा नदी, साबरमती नदी, माही नदी और शतरुंजी नदी। इन चारों में ही आपको ये देखना है कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं। इसके लिए पहले ये पता हो कि खंभात की खाड़ी कहाँ पर है। ये गुजरात का नक्शा है, क्षेत्र है, ये है कच्छ वाला इसका पेनिनसुला, और नीचे वाला यानी इसके दक्षिण में जो है ये है काठियावाड़ पेनिनसुला। यहाँ पर है खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो जब आप देखेंगे उन नदियों को तो शतरुंजी नदी यहाँ पर है, कौन से वाले में, काठियावाड़ पेनिनसुला में, और कुछ इस तरह से जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद
भोगवा नदी यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है मांडव हिल्स, तो मांडव हिल्स के पास से भोगवा नदी निकलती है और यहीं जाकर गिरती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे साबरमती, तो साबरमती नदी यहाँ है, ये भी खंभात की खाड़ी में जाती है, और माही नदी भी वडोदरा के पास से खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी कि ये चारों ही नदियाँ इससे संबंधित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगली खबर, हाल ही में अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में चीन का स्पाई गुब्बारा उड़ता हुआ देखा गया, जिसके चलते इस इलाके में विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी थी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा भी टाल दिया गया था। बेसिकली ये खबर है, महत्वपूर्ण थी, इसको लेकर के बलून जो चीन का एक उड़ रहा था उसको अमेरिकी बलों ने फिर मार गिराया था, और ऐसा माना गया था कि ये स्पाई करने के लिए आया है या फिर टोही है, एक तरीके से जानकारी एकत्रित करने आया है। प्रश्न इससे जुड़ा क्या है, एक व्यक्ति अलास्का प्रायद्वीप से पानी के रास्ते पश्चिमी तट से चलते हुए कैलिफोर्निया प्रायद्वीप तक यात्रा करता है। उस इस यात्रा के दौरान किन द्वीप या तटीय शहरों से होकर गुजरना पड़ेगा? ऑप्शन में क्या है, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। वही उत्तर का आपको चुनाव करना है। थोड़ा सा सोचिए इन विकल्पों को लेकर के कि कौन कौन से जो शहर दिए हुए हैं यहाँ पर पश्चिमी तट से संबंधित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यानी यूएसए का। जब आप पश्चिमी और पूर्वी तट याद करेंगे, हालांकि मैप में हम देख ही लेते हैं, तो ये है पीले रंग से आपको जो दिख रहा है डार्क कलर से, वो है यूएसए। अब इसमें पूर्वी तट ये है ईस्ट, ये है पश्चिमी तट। प्रश्न के मुताबिक हम अलास्का से पानी के रास्ते इस तट से होते हुए यात्रा करनी है। कौन कौन से शहर मिल रहे हैं? अलास्का है यहाँ, ये है, और अलास्कन पेनिनसुला यहाँ पर है पश्चिमी तट, यानी यहाँ से चलते हुए आएंगे। पहले मिलेगा वैंकूवर, फिर सैन फ्रांसिस्को, और फिर लॉस एंजलिस, और फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो शहर नहीं मिलेगा वो है न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क इसके पूर्वी तट पर है। जब हमने अमेरिकी इतिहास के बारे में पढ़ा था, अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ा था, तब जो शुरुआती शहर थे, शुरुआती बसावट थी जो 13 राज्यों की, वो यहाँ से ही संबंधित है, जिसमें न्यूयॉर्क भी एक महत्वपूर्ण नाम है, न्यू हैम्पशायर, और बाकी के हम पढ़ते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे लेंगे कि न्यूयॉर्क पश्चिम में नहीं है, पूर्व में है, तो इसके उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? चौथा वाला हमें हटा देना है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ये। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। अगली खबर, असम में बाल विवाह के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब असम से जुड़ा हुआ एक सवाल, असम 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा, असम की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश से, जबकि सबसे कम सिक्किम से साझा होती है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। अब असम को लेकर के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसकी सीमा कहाँ पर है। अब 7 राज्यों से है कि नहीं, इसका आंसर हो सकता है आप लोग दे लें, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश से और सबसे कम सिक्किम से, कंफ्यूजन निश्चित तौर पर हो सकती है। तो असम कितने राज्यों से पहली बार सीमा साझा करता है देख लें। एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा मेघालय और सातवां पश्चिम बंगाल। तो 7 राज्यों के साथ करता है, ठीक बात है। सबसे लंबी सीमा इसकी साझा होती है अरुणाचल प्रदेश से। स्टेटमेंट में कही गई इतनी बात सही है, उसके आगे स्टेटमेंट कहता है कि सबसे कम सीमा इसकी सिक्किम के साथ साझा होती है। तो सिक्किम यहाँ पर है, और सिक्किम के साथ असम की सीमा नहीं लगती, इस बात को याद रखिएगा। इसकी सीमा क्योंकि सिक्किम तक पहुँचने से पहले ही पश्चिम बंगाल से लग जाती है, और पश्चिम बंगाल के पास फिर ये आता है। अब जो सबसे कम सीमा वाली बात है, तो त्रिपुरा के साथ फिर इसकी सबसे कम सीमा साझा होती है। तो इस वजह से स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो पहला जो स्टेटमेंट है, केवल एक कथन सही है। अगली खबर, हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के कारण करीब 8000 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इस भूकंप को लेकर के जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न दिया है, अरेबियन प्लेट भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा, नज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट के पूर्व में स्थित है। बताना है कौन सा कथन सही है। पहले अरेबियन प्लेट को देखें कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग स्तर पर जो प्लेट मौजूद है वो दिखाई गई है, और एक रेखा खींच दी गई है।
आपको ये दिख जाएगा कि अरेबियन प्लेट कहाँ है, वो यहाँ पर है, ये वाली, और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये बात सही है ये, ठीक। नज़्का प्लेट के लिए क्या कहा गया है कि नज़्का प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट के पूर्व में है। नज़्का प्लेट को अगर आप लोकेट करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो यहाँ पर है इसके पश्चिम में आती है, ना कि पूर्व में। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगर आप इंडियन प्लेट को देखेंगे और भूमध्य रेखा से उसकी तुलना देखेंगे तो भूमध्य रेखा के दोनों ही ओर इसका कुछ हिस्सा निकलता है, यानी भूमध्य रेखा इसके लगभग 20 से कहें या फिर इससे होकर के गुजरती है, यानी इंडियन प्लेट का कुछ हिस्सा भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी मौजूद है। हालांकि इन विकल्पों के हिसाब से हमें देखना है, इसके उत्तर में है सही है, दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सही है के हिसाब से। आगे खबर कहती है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के लिए नेपाल की काली गंडकी नदी से लाए गए 140 मिलियन साल पुराने शालिग्राम पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं? नेपाल हिमालय, ध्यान रखिए, राप्ती, नारायणी, पुनपुन और सप्तकोशी। सोचिए नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदी निकल सकती हैं, एक बार नक्शे में देखें। तो नेपाल वाला बॉर्डर ये है जो कि पूरा मतलब देश की ही बात करता है, हिमालय के क्षेत्र में ही बसा हुआ देश है। राप्ती नदी यहाँ है, ठीक। दूसरी जो नारायणी नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, नारायणी नदी को ही गंडक, काली गंडकी आदि कई नामों से जाना जाता है, और ये राप्ती नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है, गंडक भी गंगा नदी में मिलती है। सप्तकोशी की बात है, वो भी नेपाल हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी में मिलती है। लेकिन जो पुनपुन नदी है वो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, वो छोटा नागपुर के पठार के पास से निकलती है और आगे जाकर के फिर दूसरी नदी में यानी गंगा नदी में मिल जाती है। तो पुनपुन नदी इसमें शामिल नहीं है। तीसरा आपको एलिमिनेट कर देना है, हालांकि पहला, दूसरा और चौथा इसके उत्तर में है, तो सीधे सीधे ऑप्शन सी इसका आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। खबर कहती है कि दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और उरुग्वे ने 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए संयुक्त बोली प्रस्तुत की है। यह भी एक खबर हो सकती है कि किन 4 देशों ने फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए संयुक्त बोली प्रस्तुत की है। 4 नाम याद कर लेने हैं आपको, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और उरुग्वे। अब प्रश्न क्या है, यह एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यह पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। उत्तर में कुयो क्षेत्र और पंपास तक इस मरुस्थल का विस्तार है। आपको क्या देखना है कि निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का ये वर्णन किया गया है? गिब्सन, पैटागोनिया, मोजावे या फिर गोबी। एक एक करके देखें कि कौन सा इसमें से ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ दिया हुआ है पैटागोनियन डेजर्ट, बेसिकली ये उत्तर भी है, इसी से चर्चा को शुरू करेंगे। तो ये है पैटागोनिया का मरुस्थल, इसके उत्तर में कुयो क्षेत्र है और इधर पंपास क्षेत्र भी है, तो इसके हिसाब से बात सही है। पश्चिम में एंडीज है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर भी मौजूद है, यानी जो चर्चा है वो संबंधित है पैटागोनियन मरुस्थल से, ये इसका उत्तर है। अब बाकी विकल्प कहाँ कहाँ है ये देख लें। गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा और भी ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, इधर आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी, तनामी, ये कुछ महत्वपूर्ण है। आगे अगला दिया हुआ है मोजावे, तो मोजावे बेसिकली है यूएसए में, ठीक। उसके बाद गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल संबंधित है चीन और मंगोलिया से, यानी कि दक्षिणी मंगोलिया के पास और उत्तरी चीन के पास बॉर्डर पर ये मौजूद है। उत्तर इसका आपने देख ही लिया है, ऑप्शन बी। अगली खबर, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोका बोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूछ सकता है कि अफ्रीका का कौन सा देश है जिसने इस नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी।
निम्नलिखित देशों में कौन सा देश पूरी तरह से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में मौजूद है? डीआरसी दिया हुआ है, गैबोन, दक्षिणी सूडान और तंजानिया। कहाँ कहाँ पर आते हैं ये? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा लाल रंग से खींची हुई है और दक्षिणी अक्षांश की भी खींची हुई है। अब कौन कौन से देश हैं? साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान आता है, लेकिन ये इस रेखा के कुछ उत्तर में भी चला जाता है। तंजानिया को आप देखेंगे, ये भी रेखा को क्रॉस करता है। डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी रेखा को क्रॉस कर जाता है। अब बचा एक गैबोन, तो गैबोन है जो पूरी तरह से दोनों ही रेखाओं के मध्य में मौजूद है। ठीक, उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये है गैबोन। अब इक्वेटोरियल गिनी को अगर हम देखें तो गैबोन के यहां पर उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में ये मौजूद है और इसका तट इधर अटलांटिक महासागर से साझा करता है। अगली खबर कहती है कि हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने जापान का दौरा किया। इस दौरे से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिलीपींस के राष्ट्रपति क्या नाम दिया हुआ है? मार्कोस जूनियर। याद रखिएगा कि मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं अभी के लिए। प्रश्न है, क्यूरोशियो धारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्र गति का एक भाग है। दूसरा, यह जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो क्यूरोशियो जलधारा कहाँ पर होती है? ये आपको दिख जाएंगी अलग अलग स्तर पर जो जलधाराएं हैं। जो लाल रंग से दी है वो गर्म है, जो नीले रंग से है वो ठंडी है। क्यूरोशियो यहाँ पर है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सी दिखती है और ये बेसिकली गर्म जलधारा है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ये जापान के पास से होकर गुजरती है, लेकिन दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि जापान के तट से प्रारंभ होकर, तो प्रारंभ जापान के तट से नहीं होती, ये बेसिकली फिलीपींस के पास से प्रारंभ होती है और जापान के तट के नज़दीक से होकर के गुजरती है, जैसी गल्फ स्ट्रीम गुजरती है। तो ये वाला गलत है क्योंकि तट से प्रारंभ नहीं होती। पहला वाला सही है कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्रगति का भाग है। उत्तर में केवल एक इसका उत्तर है। बाकी बहुत सारी जो धाराएं दी हुई हैं एक बार देख लीजिएगा इन्हें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, कुछ और भी पूछी जा सकती हैं। क्षेत्र विशेष से भी संबंधित हो सकती हैं कि कहाँ से गुजरती हैं। हालांकि कुछ जो नाम वाइज हैं, स्पेसिफिक है नाम के साथ, वो आप पहचान लेंगे, लेकिन जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, कुछ अलग हैं, उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, जैसे अगुलहास है इत्यादि। अगली खबर कहती है कि यूनेस्को जल्द ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है ये, इसको दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा या फिर राजस्थान? बहुत महत्वपूर्ण है उन राज्यों को देखना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी रहे हैं। कर्क रेखा यहाँ आपको लाल रंग से दिखाई हुई है। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से गुजरेगी? जैसे त्रिपुरा से गुजरेगी, मिजोरम से गुजरेगी, हालांकि मिजोरम विकल्प में नहीं है। पश्चिम बंगाल से, यहाँ झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से। ये वो राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है और राजस्थान से गुजर गई है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जिससे नहीं गुजरती, जो प्रश्न के हिसाब से उत्तर होगा वो होगा ओडिशा। तो इसमें से ओडिशा वह राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब एक प्रश्न ले लें 2014 के सेट से जो पहले पूछा जा चुका है, तो एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। आपको बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है या बहती हैं। देख लेते हैं नक्शे में ही। तो लोहित नदी यहाँ है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तिब्बत के पास से निकलती है। दूसरी सुबनसिरी भी तिब्बत के पास से निकलती है और जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और जो तीसरी है बराक नदी, वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, वो मणिपुर के पास से निकलती हुई फिर आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में जाकर के फिर आगे प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें बराक नदी शामिल नहीं होगी, केवल 2 और 3 इसका उत्तर हो जाता है। अब एक प्रश्न और ले लें जो आप अभ्यास प्रश्न के रूप में
इस्तेमाल करेंगे और इसका उत्तर देंगे। एक व्यक्ति हल्दिया से कन्याकुमारी तक समुद्र तट के साथ एक छोटी नौका से यात्रा करता है। उसे निम्नलिखित नदियों के मुहाने किस क्रम में मिलेंगे? स्वर्ण रेखा, वंशधारा, स्वर्णमुखी और वैपर। तो एक बार मैप ले लीजिए, उसमें से ये यात्रा इन व्यक्ति को कराइए कि कैसे ये हल्दिया से कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे, और उन नदियों को आपको लोकेट करना है जो इनको मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप उनको भी, उन नदियों का भी नाम एक बार लिख लीजिएगा जो इनसे इतर उस व्यक्ति को मिलेंगी। तो आपका जो अभ्यास है और बेहतर होगा, और फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर तो देना ही है। अगले सेशन में इसका उत्तर लेकर के आएंगे और आपसे कुछ और नए प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मैप को ठीक से रिवाइज कर लीजिए। शुक्रिया।